Good morning, student. Today we are going to study continuation of chapter number 3, features, policy, problems and policies of agriculture. हमने पिछले क्लासेस में देखा कि एग्रीकल्चर का क्या कंडीशन था, क्या इम्पोर्टेंस था इन इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. लास्ट में हमने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम एग्रीकल्चर एक्चुअली में फेस कर रहा है. इन शॉर्ट जब हमने पूरा कंक्लूड किया तो वो समझ में आ रहा था कि जो एग्रीकल्चर है वो बैकवर्डनेस एरिया में जाते जा रहा था, बैकवर्ड होते जा रहा था. राइट. अब हम देखेंगे एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर. मीन्स ये जो टॉपिक है इन शॉर्ट ये कवर करेगा कि जो सारे प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर फेस कर रहा था उसको विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट रिफॉर्म्स कैसे चेंजेस लाया गया, क्या क्या चीज़ किया गया ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को अपलिफ्ट कर सके. ठीक है, तो इसको बोलते हैं एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स. मीन्स एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसके लिए रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर. ठीक है, टॉपिक समझ में आया. यहाँ पर क्या होगा, रिफॉर्म्स ये चीज़ से रिलेट करता है कि जो ऐसे चेंजेस, ऐसे फॉर्म लाया जाए जिससे जो चीज़ बैकवर्ड है, मीन्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ऑलरेडी बैकवर्डनेस के थ्रू जा रहा था, बैकवर्ड एरियाज़ में जा रहा था, तो उसको कैसे चेंजेस लाया जाए, क्या क्या उसमें इम्प्लीमेंटेशन लाया जाए ताकि एग्रीकल्चर अच्छे से अपलिफ्ट कर सके, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके. राइट. तो देखते हैं. With a view to tackle the problem of Indian agriculture, the government has taken a series of reform measured since independence. Independence के बाद से ये reform चालू हुआ था. This reform measures are properly known as agrarian reforms. These are broadly classified as under. मीन्स इसका इन शॉर्ट क्या बोला जा सकता है, ऐसा रिफॉर्म गवर्नमेंट ने एक सीरीज ऑफ रिफॉर्म मेजर किया. मीन्स वन बाय वन एक स्टेप कंक्लूड किया कि सिंस इंडिपेंडेंस से आज तक वो चीज़ चला आ रहा है कि क्या क्या चीज़ हम एग्रीकल्चर पे लाएं जिससे एक प्रोडक्टिविटी, एटलीस्ट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो. ठीक है, तो ये रिफॉर्म्स है वो मेजरली 3 टाइप्स ऑफ रिफॉर्म किया गया. फर्स्ट रिफॉर्म इज ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. इसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म को लैंड रिफॉर्म. मीन्स रिलेटेड टू लैंड से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, जो कंडीशन था उसमें क्या चेंजेस लाया गया वो है. नेक्स्ट है टेक्निकल रिफॉर्म. टेक्निकल रिफॉर्म मीन्स टेक्नोलॉजी, विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या क्या रिफॉर्म्स लाया गया वो. और थर्ड है जनरल रिफॉर्म्स. मीन्स में और अदर इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स को कंक्लूड किया गया. मीन्स जो ये एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स है ये किसके लिए किया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किया गया ताकि जो प्रॉब्लम एग्रीकल्चर फेस कर रहा था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से बहुत आगे तक, वो सारा चीज़ों को हटाया जा सके विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दिस रिफॉर्म. गो थ्रू दिस. कंटिन्यू करते हैं हम. फिर फर्स्ट रिफॉर्म जो किया गया इज ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म. अंडर दिस इसमें क्या किया गया कि सबसे पहला जो लैंड रिफॉर्म मीन्स रिलेटेड टू लैंड, जो लैंड में होने वाले जो चेंजेस है जिसके कारण एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था, वो सारा इम्प्रूवमेंट किसके थ्रू किया गया, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. और इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड रिफॉर्म. इन इंडिया ज़्यादातर हम इसे लैंड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं. सबसे पहला जो किया गया इज एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज. नेक्स्ट था रेगुलेशन ऑफ रेंट. नेक्स्ट सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स. नेक्स्ट कंसिडरेशन ऑफ होल्डिंग्स एंड लास्ट था कोऑपरेटिव फार्मिंग. ठीक है, तो ये 5 मेथड्स यूज़ किया गया किसके लिए, लैंड रिफॉर्म के लिए. जो फर्स्ट चीज़ है इज एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज. इसमें क्या था, जैसे कि हमने देखा है कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से देखते आ रहे थे कि जो बेसिकली जो पूरा एंटायर एग्रीकल्चर सिस्टम है वो 3 लेयर्स में बढ़ गया था. सबसे पहले गवर्नमेंट, जमींदार्स एंड टीलर्स. राइट. तो टीलर से मनचाहा एक्सट्रैक्ट करते थे कौन, जमींदार. तो वो वाला जो इंटरमीडियरीज था उसको बिल्कुल हटाया गया. जो जमींदारी सिस्टम है उसको बिल्कुल से हटाया गया, एबोलिश किया गया ताकि जो
है वो एक्चुअल में प्रोडक्शन कर सके, अपने लिए कर सके, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए कर सके, ऐसा चीज़ किया गया लैंड रिफॉर्म के अंदर कि ज़मींदारी जो सिस्टम चला आ रहा था उसको बिल्कुल हटाया गया। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ रेंट। इसके अंदर क्या गया जैसे कि रेवेन्यू तो लिया ही जा रहा था, ज़मींदार से रेवेन्यू लिया जा रहा था, कौन दे रहे थे? टिलर्स, मनचाहा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे ज़मींदार। तो इस सिस्टम के अंदर जो लैंड रिफॉर्म किया गया उसके अंदर क्या गया, इट शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ वैल्यू ऑफ क्रॉप। मीन्स जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है, जो आउटपुट होता है, उसके 1/3 वैल्यू से ज़्यादा रेंट हम नहीं ले सकते। ये रूल सेटअप कर दिया गया ताकि 1/3, इसमें क्या हो रहा था, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा था, अगर 100% क्रॉप प्रोडक्शन आउटपुट जितना चाहते थे लैंड से 100% आउटपुट हो जा रहा था, तो 60 to 70% ईजिली ले लिया जा रहा था ज़मींदार के थ्रू, राइट। तो इस वाले सिस्टम में क्या हुआ, रेगुलेशन ऑफ रेंट के थ्रू ओनली 1/3 ऑफ द जो भी क्रॉप का वैल्यू था 1/3 से ज़्यादा अमाउंट एक्सट्रैक्ट नहीं करना था। नेक्स्ट है सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स। अगेन यहाँ पर क्या था, जो पुराना सिस्टम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो ज़मींदार थे दे आर द ओनर ऑफ द लैंड, ठीक है, उस लैंड होल्डिंग्स को बिल्कुल हटाया गया। हमने सबसे फर्स्ट सिस्टम में ज़मींदारी सिस्टम को हटा दिया। अब क्या किया गया, जैसे कि एक लैंड है, एक पर्सन है, एक फार्मर है, उसके पास इतना प्लॉट का साइज का लैंड है, दूसरे फार्मर के पास थोड़ा सा छोटा, लाइक उससे बहुत छोटा है। तो यहाँ पर क्या गया, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स। अगर गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि एक फैमिली के पास पर्टिकुलर इतने होल्डिंग्स ऑफ लैंड की ही ज़रूरत है, इतना ही उनको प्रोवाइड किया जाए, अगर इनके पास जो एक्स्ट्रा लैंड बचता था उसको सील कर दिया जाता था, मीन्स उनसे ले लिया जाता था, और जो पर्सन को उसको ज़रूरत था टू मेक इक्वल साइज ऑफ लैंड उनको दे दिया जाता था। इन शॉर्ट, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग में क्या करते थे, जो बड़ा बड़ा प्लॉट्स अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा के रखे थे जो लैंडलॉर्ड्स, उसको क्या किया था कि एक पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन किया गया था कि पर्टिकुलर एरिया एक फैमिली के लिए डिसाइडेड है तो वो उतना ही होल्ड कर सकता है। अगर उस प्लॉट से ज़्यादा बड़ा उसके पास लैंड है तो वो लैंड को सील कर दिया जाता था, गवर्नमेंट उससे ले लेती थी, और जो ज़रूरतमंद जिनके पास छोटा प्लॉट था उसको दे दिया जाता था। मीन्स देयर इज़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स, ठीक है, अलग अलग जो लैंड होल्डिंग था उसको सील किया गया और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया गया था उस समय। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। इसके अंदर क्या किया गया था, अगेन होल्डिंग अलग अलग था। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि जो ज़मींदार से उनसे लैंड ले लिया जाता है। नेक्स्ट क्या किया गया, जो एक्स्ट्रा लैंड है उसको भी ले लिया गया। इसके कारण क्या हुआ, छोटे छोटे और स्कैटर्ड वे में लैंड डिवाइड होने लग गए, मीन्स छोटे छोटे होल्डिंग्स होते गए, राइट। ऐसे होल्डिंग्स के कारण अगेन अगर हम छोटे छोटे प्लॉट्स डिवाइड करते हैं तो उस पे एरिया के लिए हम क्या करेंगे, बाउंड्रीज बनाएंगे। छोटे छोटे बाउंड्रीज बनाने में क्या होगा, अगर एक बड़ा सा लैंड है, अगर हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मीन्स उस पर बाउंड्री एरिया बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। अपनी अपनी सब बाउंड्रीज बनाएंगे, मीन्स जो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी आना चाहिए इतने बड़े लैंड से वो कम होने लग गए। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम ऐसे अलग अलग स्कैटर्ड वे में लैंड ना देते हुए एक बड़ा सा लैंड ले, सबको बता दे कि फार्मर्स को कि आपका इक्वल साइज ऑफ लैंड है, आप सब मिलके उसमें फार्मिंग करिए, जो भी आउटपुट आता है आप उसको इक्वली डिवाइड कर लिए। तो ये मेथड यूज़ किया गया कि आप अलग अलग फार्मिंग ना करके एक साथ मिलके फार्मिंग करिए एक बड़े से लैंड में, जो भी आउटपुट आएगा, जिस पे भी अगर अच्छा आउटपुट आ रहा है तो आप अच्छे से सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए, अगर लॉस आ रहा है तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए। ऐसे होल्डिंग्स बनाए गए। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग, इसको जॉइंट फार्मिंग भी बोलता है। अगेन हमने क्या किया, लैंड ले लिया ज़मींदार से, रेगुलेट भी कर लिया, सीलिंग कर दिया लैंड का। अब बोला कि आप साथ में मिलके फार्मिंग करिए, साथ में मिलके फार्मिंग करिए, तो उससे एक कोऑपरेटिव फार्मिंग भी बनता है, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि छोटे छोटे जो स्मॉल फार्मर है अपने आउटपुट तो उन्होंने सबने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब अगर उनका सरप्लस होता है तो वो अगर इंडिविजुअली उसको सेल करने जाए तो उनको उतना प्रॉफिट नहीं होगा।
तो यहाँ पर कोऑपरेटिव फार्मिंग के मेथड से गवर्नमेंट ने बोला कि आप सब फार्मर जो इंडिविजुअली सेल करते हैं उसको एक जॉइंटली कोऑपरेट एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए जॉइंटली उसे सेल करिए। आप जो सीड्स खरीदते हैं उसे सबके नाम से एक साथ खरीदेंगे तो हमें कम पैसा में मिलेगा, बार्गेनिंग हो सकती है। प्लस हम जब सेल करेंगे एक लमसम आउटपुट तो वो ज़्यादा पैसे में सेल होगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो एक्चुअल में हमें सीड्स ले रहे हैं वो हमें चीप रेट में मिलेगा क्योंकि हम एक लमसम अमाउंट ले रहे हैं। वेरएज़ जब सेल करने की बात होती है तो अगेन स्कैटर्ड वे में ना लेते हुए अगर हम उसे लमसम अमाउंट में सेल करेंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म या लैंड रिफॉर्म किया गया ताकि जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस के एरिया में जा रहा था उसको बचाने के लिए ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू किया गया। गो थ्रू दिस। सेकेंड रिफॉर्म जो किया गया इन एग्रीकल्चर इज ऑफ टेक्निकल रिफॉर्म। जो हमने देखा है अभी तक जो बैकवर्डनेस एग्रीकल्चर फेस कर रहा था मेनली क्यों था, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल या मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ नहीं हो पा रहा था, राइट। तो नेक्स्ट जो चेंजेस किया गया वो किसके थ्रू किया गया, टेक्निकल मीन्स जो टेक्नोलॉजी है उसके हेल्प से एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट किया गया, ठीक है। इसे हम न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, ये अदर नेम से जाना जाता है। इस पे जो रिफॉर्म है उसके अंदर क्या क्या की चीज़ से की गई वो पहले देखते हैं। यूजेस ऑफ HYBS सीड्स मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। नेक्स्ट है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। ये जो मेथड्स है ये टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन था एग्रीकल्चर फील्ड में फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जो फर्स्ट यूज है इज यूज ऑफ HYBS सीड्स दैट इज हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड। नाम से ही मालूम चल रहा है कि हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स ऐसे सीड्स जो कि बहुत ज़्यादा यील्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा आउटपुट देते हैं। ये जो यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड आगे चल के ग्रीन रेवोल्यूशन में चेंज हुआ। इसमें क्या होता था, अच्छे जो क्वालिटीज़ ऑफ सीड्स यूज़ करते थे फार्मर, जिससे जो आउटपुट है, जो प्रोडक्टिविटी रहता था ऑफ पर हेक्टर ऑफ लैंड वो बहुत ज़्यादा हो जाता था क्योंकि जो सीड्स यूज़ करते थे वो बहुत अच्छे क्वालिटीज़ के रहते थे। दैट इज़ यूज़ ऑफ HYBS। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र मीन्स ऐसे फर्टिलाइज़र जो केमिकल्स के थ्रू बनाए जाते हैं, बट ये जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत ज़्यादा एनरिच रहते हैं, ये एनहांस करते हैं प्रोडक्टिविटी, जो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी जो आउटपुट है उस पर फोकस किया गया कि केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से जो आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो जो नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन था इज़ यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। अगेन जो क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप हमने अच्छे सीड्स यूज़ कर लिए, बहुत अच्छे अच्छे मीन्स डाल लिए, उस पर अपना एफर्ट्स लगा लिया, लेकिन जो इंसेक्ट्स है एज वेल एज जो अदर क्रॉप जो हार्मफुल रहते थे क्रॉप प्रोडक्शन में उसको तो हटाना पड़ता था ना। तो यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड क्या करते थे, क्रॉप को प्रोटेक्ट करते थे फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। तो इसलिए ये जो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स है क्रॉप प्रोटेक्शन हेल्प करते थे। इससे क्या होता था, अगर क्रॉप को हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड ऑल अदर डिजीजेस, इट विल गिव मैक्सिमम आउटपुट, राइट। नेक्स्ट है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब क्या हुआ कि अब एक मॉडर्न बिलीव आने लग गया, एक वे ऑफ न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी बनने लग गया कि एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ घर चलाने के लिए नहीं किया गया, इसे एक बिजनेस माइंड से करने स्टार्ट किए। इस पर एक साइंटिफिक मेथड यूज़ करने लगे। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट मीन्स एक ऐसा प्रैक्टिसेस प्रमोट रिसर्च ऑन साइंटिफिक कल्टीवेशन, मीन्स हम साइंटिफिकली कल्टीवेशन पे ध्यान लगाने लगे,
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ डेवलप होने लगी। जो जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा था इन एग्रीकल्चर, वो सारे प्रॉब्लम्स दूर किए गए। एक मैनेजमेंट और एक साइंटिफिक कैलकुलेशन के द्वारा हम क्या करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे। मीन्स एक साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस करें। ये सारा जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो साइंटिफिकली करने लगे। लोग स्टडी करने लगे कि हम एग्रीकल्चर में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, साइंटिफिकली हम क्रॉप कैसे ग्रो करेंगे, हम कौन सी क्वालिटी का क्रॉप यूज़ करेंगे, कब हमें उसे हार्वेस्ट करना है, कौन सी मेथड से करना है, कब हमें इरिगेट करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम साइंटिफिकली एनालाइज करने लगे। नेक्स्ट है मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। इट एनेबल्स फार्मर टू बाय मशीन्स, cheap credit facilities by cooperative society and rural bank। जो नेक्स्ट फैसिलिटी है दैट इज़ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, इसके थ्रू क्या हुआ, जो फार्मर है ना, उनको कल्टीवेशन करने के लिए हम पुश करने लगे। कैसे, बहुत स्कैटर्ड वे में लैंड था, वो सारी चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हुई। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी इज़ टू बाय मशीन्स। मशीन जो थे वो बहुत महंगे थे, तो उसके लिए चीप क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किए गए। फार्मर लोग को पुश अप किया गया कि आप मशीन्स खरीदिए। अलग अलग मोड्स ऑफ मीडियम्स ऑफ पेमेंट स्टार्ट किया गया और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड रूरल बैंक के थ्रू क्रेडिट प्रोवाइड किया गया। फार्मर डायरेक्टली पहले क्या करते थे कि डिपेंड करते थे लैंडलॉर्ड्स पे जो या फिर रिलेटिव्स पे, और वो क्या करते थे, एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। ये इंटरेस्ट बचाता है ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड रूरल बैंक हेल्प करता है फार्मर्स को कि वो टाइम पे उनको जब कैश की ज़रूरत रहे, जब उनको एक्चुअल एग्रीकल्चर सीजन में जब पैसे की ज़रूरत रहे तो वो उनको लोन प्रोवाइड करते थे इन वेरी चीप रेट। ओके, तो ये टेक्निकल रिफॉर्म्स है, इसके थ्रू एग्रीकल्चर बहुत अपलिफ्ट हुआ था। गो थ्रू दिस। अब जो लास्ट रिफॉर्म है ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑफ जनरल रिफॉर्म, मीन्स जो बचा हुआ रिफॉर्म है वो इसके थ्रू किया गया। सबसे फर्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फैसिलिटी, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। ये 4 रिफॉर्म्स किए गए अंडर जनरल रिफॉर्म्स। अब देखते हैं फर्स्ट वाला, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फैसिलिटी। बेसिकली जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे एग्रीकल्चर फील्ड में, वो सारा इसको ये जो रिफॉर्म है उसके थ्रू हटाया गया। सबसे पहला जो था वो था हमें एग्रीकल्चर मीन्स हम डायरेक्टली किस पे डिपेंड करते थे एग्रीकल्चर के लिए, रेनफॉल में। उस चीज़ को हटाया गया, एक्सपेंड किया गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ लाई गई, परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी लाई गई, जिसके थ्रू हम अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। जो कि 1951 में अगर देखा जाए तो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन 17% एग्रीकल्चर फील्ड में लग चुके थे। एट प्रेजेंट इट इंक्रीज अप टू 45%। मालूम है उतना ज़्यादा नहीं है, बट देखा जाए अगर कंपैरिजन किया जाए तो बिल्कुल नहीं से तो बहुत अच्छा है कि 45% में एटलीस्ट पहुंच गया है, राइट। तो एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी क्या हेल्प करने लग गई, अगर हमारे पास परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन है दैट मीन्स कि अब प्रोडक्टिविटी जो थी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने वाली थी। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस करते थे हम इज ऑफ फाइनेंस, तो वो वाली चीज़ को हमें बिल्कुल हटाया गया, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ किया गया। मीन्स ऐसे इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आते गए, ऑर्गेनाइजेशन आते गए जो हमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते गए। इन ईयर 1982 नाबार्ड करके एक इंस्टीट्यूट आया दैट इज़ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। ये हमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किए इन अ नेशनल लेवल। एक वे ऑफ अगर हमें क्रेडिट मिलता है तो ईजिली फार्मर
प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी प्रोसेस कर सकता है, राइट। अगर फाइनेंस की कमी है तो बिल्कुल हम वहीं पर स्टार्टिंग स्टेज में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो जो प्रोविजन ऑफ क्रेडिट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश अ फार्मर इन अ बेटर वे। नेक्स्ट है रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले रेगुलेटेड मार्केट, एक मार्केट जो रेगुलेटेड किया गया, कंट्रोल्ड किया गया बाय द गवर्नमेंट, जिसमें डिमांड सप्लाई, कौन बेच सकता है, कितना बेच सकता है, कहाँ बेच सकता है, कौन से अमाउंट में बेच सकता है, ये सारी चीज़ों का ओवरऑल कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में गया कि गवर्नमेंट रेगुलेट करता था डिमांड एंड सप्लाई कि हमको पर्टिकुलर इतना अमाउंट, इतने पर्टिकुलर क्वांटिटी, इतने साइज में कौन सा फार्मर कहाँ बेच सकता है, ये सारी चीज़ें रेगुलेट किया गया विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। और नेक्स्ट है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी बनाई गई जो कि कोऑपरेट मीन्स सारे लोगों को साथ में रखते हुए मार्केटिंग करती थी। इसका मतलब क्या है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के थ्रू अब हमने क्या किया, एक लैंड होल्डिंग्स था, अलग अलग स्कैटर्ड वे में अगर आप आके सेल करोगे तो उतना बार्गेनिंग नहीं हो पाता। तो गवर्नमेंट ने इन्फोर्स किया कि आप एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनाइए जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर जगह रहे, जहाँ पर आप अपना आके एक लमसम अमाउंट में जो भी आपका प्रोडक्शन, जो भी आपका आउटपुट है वो सेल कर पाए। मीन्स एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग बनाया गया, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मार्केटिंग बनाया गया जहाँ पर एक मिनिमम अमाउंट एग्जैक्टली आपको मिलता था, वहाँ पर कोई चीटिंग नहीं होती थी, एक प्रॉपर बार्गेनिंग सिस्टम प्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी डायरेक्टली रिलेट करता है एमएसपी से, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एनफोर्स किया कि एटलीस्ट जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो डिसाइड करता था गवर्नमेंट, उस अमाउंट में आप अपना प्रोडक्शन सेल कर सकते हैं। जो भी रिलेटेड आपको पॉलिसीज है, इस पे क्या रहता था कि जो भी आपका आउटपुट है उसे हमने फिक्स कर दिया कि आप कम से कम इतने में बेच सकते हो, उससे कम में आप नहीं बेच सकते या कोई भी लेना पॉसिबल नहीं है। आप उससे या उससे ज़्यादा अमाउंट में ले सकते हैं, दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एटलीस्ट आपको आपके प्रोडक्शन का इतना प्राइस मिलेगा, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करना चालू किया। 10 स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म में क्या क्या चीज़ें आई, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन आए। उसके अंदर हमने फर्स्ट रिफॉर्म पढ़ा लैंड रिफॉर्म, सेकंड देखा टेक्निकल रिफॉर्म, और जो थर्ड रिफॉर्म देखा हमने जनरल रिफॉर्म। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बच जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड और एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू।